नमस्कार दोस्तों, श्री सुंदरम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एमपीपीएससी मेंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पेपर 2 के टॉपिक नंबर 4 सोशल सेक्टर के अंतर्गत आने वाले टॉपिक नंबर 4.2 कुपोषण के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुपोषण या भूखमरी, जिसको मालन्यूट्रिशन कहेंगे, उसके बारे में आज मैं आप लोग को बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, मेंस में किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपका यह कुपोषण वाला टॉपिक हर परीक्षा के लिए, चाहे आप जो भी परीक्षा दें, यूपीएससी हो या एमपीपीएससी या और भी किसी राज्य की पीएससी हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, कुपोषण आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुपोषण जो सिविल सर्विसेज के हिसाब से पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ सिविल सर्विसेज के जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा आज यहाँ पे। ठीक है, और कम से कम एमपीपीएससी का तो ये पूरा सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जो सेकंड पेपर का कुपोषण है वो, ठीक है, कुपोषण के दो आयाम हो सकते हैं। एक आयाम कुपोषण का साइंस का हो सकता है, जिसमें पोषक तत्व और उसके कारण होने वाले, उसकी कमी के कारण होने वाले रोग, जिसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, है ना, हीनता जन रोग कहते हैं, वो बताया जाए। और एक दूसरा ये हो सकता है कुपोषण का जो सोशल सेक्टर है उसके जो विभिन्न आयाम हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका मैं आपको एक जल्दी से फ्लो चार्ट बनाता हूं, जिससे आप समझेंगे कि आज यदि लास्ट तक, अंतिम तक यदि आप वीडियो देखते हैं तो आज आपका कौन कौन सा टॉपिक क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग आज का फ्लो चार्ट बनाते हैं और उस फ्लो चार्ट के माध्यम से ये देखने जाएंगे कि टॉपिक की डिमांड कहाँ तक है। मतलब यदि आप सोशियोलॉजी में कुपोषण पढ़ते हैं तो कुछ और पढ़ते हैं, यदि आप साइंस में कुपोषण पढ़ते हैं तो कुछ और पढ़ते हैं। दोनों की डिमांड अलग अलग होती है। सोशियोलॉजी की डिमांड क्या है? सोशियोलॉजी की डिमांड है कि कुपोषण क्या है, कुपोषण की माप कैसे की जाती है, कुपोषण किस आयु वर्ग में कुपोषण के कारण क्या क्या होते हैं, किस आयु वर्ग में कुपोषण का प्रभाव क्या क्या होता है। ठीक है ना, बच्चों में कुपोषण के कारण क्या है, बच्चों में कुपोषण के प्रकार क्या हैं। ठीक है, कुपोषण के निवारण के कौन कौन से तरीके हैं, कुपोषण के निवारण के लिए किए जाने वाले प्रयास कौन कौन से हैं, सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं, निजी प्रयास कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक पढ़ना होता है। तो आज हम लोग सबसे पहला बिंदु यहाँ पे लिखते हैं कुपोषण। आप लोग सिलेबस से मैच कर लीजिएगा। कुपोषण 4.2 पेपर 2 पार्ट बी, है ना, सोशल सेक्टर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को जैसे ही कुपोषण आता है तो सबसे पहले समझना है कि कुपोषण क्या है, मीन्स कुपोषण का अर्थ क्या है। ठीक है, पूरा फ्लो चार्ट बन जाने दीजिए, आप स्पष्ट हो जाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और वो अंत तक वो मैं आपको डिटेल कर दूंगा। ठीक है, दूसरा इसका नाम भूखमरी है, तो कुपोषण के साथ साथ ये टर्म भी जुड़ा होगा, भूखमरी। ठीक है, एक ही बात है। तो कुपोषण का अर्थ क्या है, कुपोषण की परिभाषा क्या है, ये आपसे 2019 में 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है और 3 मार्क्स का 2020 वाले में भी हो सकता है। इस प्रकार से इससे प्रश्न यही सीधे पूछ लेता है कुपोषण क्या है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है कुपोषण की माप कैसे करते हैं। कुपोषण की माप कैसे की जाए। ठीक है, कैसे पता चले कि कोई बच्चा या कोई किशोरी या कोई महिला कुपोषित है। ठीक है, तो कुपोषण की माप के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो हमें पढ़ना है। तीसरा क्या है, कुपोषण के विभिन्न जो प्रकार हैं, कुपोषण के जो विभिन्न प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में हमें पढ़ना है, कौन कौन से प्रकार होते हैं कुपोषण के। फिर हमें पढ़ना है कि कुपोषण का प्रभाव क्या है, और प्रभाव कैसे पढ़ेंगे, प्रभाव पढ़ेंगे विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार। जैसे नवजात शिशु में कुपोषण, फिर बच्चे में कुपोषण, फिर किशोर में कुपोषण, किशोरियों में, महिलाओं में, गर्भस्थ महिलाओं में, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे प्रभाव के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे 5वां नंबर टॉपिक पढ़ेंगे
कि कुपोषण निवारण के तरीके कौन कौन से हैं, तरीके, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कुपोषण निवारण के लिए सरकारी प्रयास, सरकारी नीतियां, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक हो गए जिन्हें हमें देखना है बारी बारी करके। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं उन आंकड़ों की बात हम लोग कर लेंगे। जहाँ तक होगा तो इन्हीं के दायरे में आंकड़े आ जाएंगे। यहाँ पे कुपोषण निवारण के लिए प्रयास को हम लोग चूँकि MPPSC के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं तो 2 तरीके में बांट कर पढ़ लेंगे। एक इंडियन गवर्नमेंट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना, स्कीम, नीतियाँ, पॉलिसीज, और दूसरा MP गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को कुपोषण के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक। यदि हम लोग साइंस में कुपोषण पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। साइंस में, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए कुपोषण पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग ये जो विभिन्न आयु वर्ग में उसके प्रभाव हैं, निवारण के तरीके हैं, ये तो मान लीजिए पढ़ते हैं, लेकिन कुपोषण निवारण के लिए जो नीतियां हैं वो उसका दायरा नहीं है। वहाँ पर क्या पढ़ते, किस पोषक तत्व के कारण कौन सा कुपोषण होता है और उस कुपोषण किस आयु वर्ग में होता है और उसका निवारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि कुपोषण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कुपोषण क्या है, इसकी परिभाषा, ठीक है। तो कुपोषण की परिभाषा समझने से पहले हम लोग कुपोषण को थोड़ा सा अपने शब्दों में इसके अर्थ को समझते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको WHO के अनुसार कुपोषण की परिभाषा बताता हूँ, ठीक है। अर्थ क्या है, देखिए, पोषण एक शब्द है पोषण, और इसी के पहले क्या लगा है, कु, ठीक है। पोषण का मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जो भी हम अपनी ऊर्जा के लिए, अपने वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए जो भोजन या जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उस क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। कुपोषण का क्या अर्थ है, कु का मतलब वैसे बैड या बुरा होता है। बैड या बुरा का मतलब ऐसा पोषण जो हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव डाल रहा हो, या ऐसे कह लें कि कुपोषण वह स्थिति है जिसमें हम अपने शरीर की ऊर्जा के लिए, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अपने शरीर और मन, मानसिक भी जोड़ लेना चाहिए, अपने शरीर और मन के विकास के लिए आवश्यकता अनुरूप जितने हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो नहीं जुटा पाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कुपोषण कह रहे हैं, तो कुपोषण का मतलब ये है कि यदि हम अपने आवश्यकता अनुरूप, अपने बॉडी की आवश्यकता अनुरूप पोषक तत्व नहीं जुटा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति को कुपोषण कहा जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। परिभाषा हम देंगे WHO के अनुसार। कुपोषण की परिभाषा हम लोग किसके अनुसार देंगे, WHO के अनुसार। क्यों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को डिसाइड करने वाला या हेल्थ के मानकों को डिसाइड करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, उसके अनुसार ही हम लोग को कुपोषण की परिभाषा देखना है। WHO कहता है कि कुपोषण के मुख्य रूप से 3 घटक हैं, 3 भाग हैं, 3 चीज़ें हैं जिनको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले फास्टिंग, दूसरा स्टंटिंग और तीसरा अंडरवेट। 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें और हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। फिर मैं परिभाषा पर आता हूँ, एक परिभाषा लिखता हूँ यहाँ पे। कुपोषण के अंतर्गत WHO पोषक तत्वों की या डिफिशियंसी या अधिकता, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता दोनों को रखता है। ये बिंदु आपको ध्यान रहना चाहिए। फास्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट, इन तीनों का मतलब मैं समझाता हूँ, पर उसके पहले आप ये ध्यान रखें कि पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जो क्या करे, जो किसी व्यक्ति के वृद्धि, विकास एवं ऊर्जा पर
ऊर्जा पर सही प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव न डालता हो, सकारात्मक प्रभाव न छोड़ता हो, ठीक है, न छोड़ता हो। क्या आप परिभाषा देंगे? आप परिभाषा दे सकते हैं कि पोषक तत्वों की कमी या अधिकता जिसके कारण मनुष्य के या किसी व्यक्ति के वृद्धि विकास ऊर्जा पर गलत प्रभाव पड़ता हो, नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, उस स्थिति को हम लोग कुपोषण कहते हैं, ठीक है। WHO कुपोषण में, कुपोषण की परिभाषा में 3 चीज़ें शामिल करता है। वो 3 चीज़ें ये हैं। पहला, अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, वास्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट, ठीक है। इन तीनों का मतलब भी समझ लीजिए तो आप कुपोषण का सही मतलब समझ पाएंगे। देखिए, वास्टिंग का मतलब होता है वास्टिंग, भार ऊंचाई के अनुरूप ना हो, ऊंचाई के अनुरूप कम हो, ठीक है। जब भार ऊंचाई के अनुरूप कम होता है तो इसको वास्टिंग नाम देते हैं। जैसे मान लेते हैं ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, लेकिन भार कम है, ठीक है, तो इसको एक शब्द हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अल्प भार, है ना, भार कम हो, लो वेट हो, ठीक है। दूसरा, स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब है ऊंचाई उम्र के अनुसार ना हो। जब ऊंचाई उम्र के अनुसार नहीं होती तो इसे स्टंटिंग कहते हैं, ठीक है। अंडरवेट का मतलब क्या है? अंडरवेट का मतलब है कि उम्र के अनुसार एवं लंबाई के अनुसार, दोनों के अनुसार क्या हो, भार कम हो। तो किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी महिला का यदि भार ऊंचाई के अनुरूप नहीं है तो उसको वास्टिंग कहेंगे, वास्टिंग कहेंगे। स्टंटिंग कहेंगे उस स्थिति को जिसमें ऊंचाई उम्र के अनुसार ना हो, और अंडरवेट उसको कहेंगे जिसमें उम्र के अनुसार क्या ना हो, उम्र के अनुसार लंबाई ना हो और भार ना हो, ठीक है। इसको हम लोग अंडरवेट कहेंगे। क्लियर? एक चीज हो गई। दूसरा, ये क्या हो गया, अंडर न्यूट्रिशन में आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ठीक है। बायोलॉजी से जुड़े एक बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो शरीर एनर्जी होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोटीन से होता है, ये ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर में जो शारीरिक स्ट्रक्चर बनता है वो फैट से होता है, ठीक है। और बाकी विटामिन्स जो होती हैं वो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती हैं, तो मेटाबॉलिज्म को विटामिन्स नियंत्रित करती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी शरीर, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे मान लीजिए आयरन हो गया, जैसे मान लीजिए कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मोलिब्डेनम, जिंक, सल्फेट, ये सब, तो इनके कारण हमारे शरीर में बहुत सारा मेटाबॉलिक क्रियाएं, ठीक है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान, इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये भी कुपोषण के अंतर्गत आएगा। इसमें मान लेते हैं कमी भी और अधिकता भी दोनों हो सकता है, जो कि हमें एक्सेस एंड डिफिशियंसी दोनों को ध्यान में रखना है WHO के मानकों के अनुसार। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्य रूप से खनिज तत्व आ जाते हैं। खनिज तत्वों की जो कमी होती है या अधिकता होती है या जो इम्बैलेंस होता है उसको भी हम लोग माल न्यूट्रिशन में रखेंगे। तीसरी चीज़ क्या है, ओवरवेट। अलग से है ये ओवरवेट।
ओवरवेट मुख्य रूप से फैट की समस्या है, वसा की समस्या है, ठीक है। तो ओवरवेट का मतलब ये हुआ कि जो हमारी डाइट है, जो हमारा भोजन है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, फैट का जमा हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, शरीर भारी होने के कारण ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि कुपोषण को WHO 3 भागों में पहले बांटता है। मुख्य तो ये है, यही फास्टिंग, स्टंटिंग एंड अंडरवेट, लेकिन 3 चीज़ें इसमें यदि इसका दायरा व्यापक किया जाए तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत फास्टिंग, स्टंटिंग एंड ओवरवेट आता है। दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या अधिकता। तीसरा ओवरवेट, जिसमें मुख्य रूप से फैट की समस्या होती है, जिसमें जो डाइट के इम्बैलेंस होने के कारण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि कुपोषण का मतलब भोजन में होने वाले पोषक तत्वों की अनियमितता से है, ठीक है। और ये अनियमितता कम और अधिक भी हो सकती है, ठीक है। कम के कारण ही नहीं होता है, अधिकता के कारण भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कुपोषण आयु और शरीर के अनुसार, देखिए इसका संबंध किससे है, आयु और शरीर के अनुसार पोषक तत्वों का ना मिलना ही कुपोषण है। क्या? शरीर एवं आयु के, शरीर का मतलब यहाँ पे लंबाई, भार हो सकता है, शरीर की डिमांड हो सकती है, ठीक है। शरीर एवं आयु के आवश्यकता अनुरूप, आवश्यकता मतलब शरीर के संचालन के लिए, ठीक है। शरीर के संचालन के लिए, मानसिक संचालन के लिए, शरीर के अंतर्गत दोनों चीज़ें, बॉडी एंड माइंड दोनों को रख रहे हैं, ठीक है ना। एवं आयु की आवश्यकता अनुरूप पोषक तत्वों की उपलब्धता ना होना, पोषक तत्वों की उपलब्धता ना होने की स्थिति ही क्या है, कुपोषण है। उपलब्धता ना होने की स्थिति ही कुपोषण है। लिख लेंगे आप लोग, ना होने की स्थिति ही कुपोषण है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल करके लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मान लेते हैं किसी आयु वर्ग के बच्चों, महिलाओं, ठीक है, के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यदि उनमें अनियमितता होती है, उनकी कमी या अधिकता होती है, तो ऐसी स्थिति को कुपोषण कहा जाता है। WHO के अनुसार कुपोषण के 3 घटक हैं, जो अभी हमने बताया, वो भी आप आगे परिभाषा में लिखेंगे, जिसमें पहली चीज क्या, अंडर न्यूट्रिशन, दूसरी चीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण होने वाली न्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन, और तीसरा ओवरवेट। ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये था पहला टॉपिक। स्पष्ट हो चुका होगा कि कुपोषण कौन सी स्थिति है, ठीक है। तो कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को, किसी आयु वर्ग के बच्चे को, महिला को, बुजुर्ग को, या जिसको भी समझ लें, किसी व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। पोषक तत्वों की कमी या अधिकता दोनों को ही कुपोषण में रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक था कि कुपोषण की माप कैसे, कुपोषण की माप कैसे करेंगे, ठीक है। कुपोषण की माप का मतलब ये हुआ कि कुपोषण को मापेंगे कैसे, मेजरमेंट कैसे करेंगे कुपोषण का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कुपोषण की माप हमारा अगला टॉपिक है। तो कुपोषण को मापने के मुख्यतः 3, ध्यान दीजिएगा, 3 मेथड हैं। किसी भी व्यक्ति, आयु वर्ग, बच्चे या महिला किशोरी में किसी में भी यदि कुपोषण नापना है तो उसके 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं कुपोषण मापने की। पहला तो हम लोग भार के अनुसार देख सकते हैं। भार यदि कम है तो भी कुपोषण, भार यदि अधिक है तो भी कुपोषण, ठीक है। इसको वेट वेस्ट मेजरमेंट कहा जाता है, ठीक है। कम है तो इसको अल्प वजन कहेंगे, अल्प भार या अल्प वजन, और अधिक है तो इसको अधिक भार कहेंगे, ठीक। दोनों के आधार पर मापा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जन्म के समय, मान लेते हैं कम वजन को नापना है, हमने क्या किया, बर्थ देखा, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के समय यदि उसका भार उसकी लंबाई के अनुसार कम है, उसके जो उम्र है, जो उसका
उसकी 9 माह का बच्चा है, यदि उसकी उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार उसका भार कम है तो उसको हम कहेंगे कि ये बच्चा कुपोषित है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि किसी उम्र में, किसी आयु वर्ग में यदि भार अधिक हो गया है, मास अधिक हो गया है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये भी कुपोषित है। ठीक है। तो भार आधारित होता है। दूसरा मेजरमेंट का तरीका है BMI। BMI क्या है? BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स का क्या मतलब है? बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है लंबाई, बॉडी का मतलब शरीर की लंबाई और भार का अनुपात। ठीक है। लंबाई और भार के अनुपात का क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का उसके आयु के अनुसार उसकी लंबाई होती है और उसी के अनुसार से उसका भार होना चाहिए। यदि लंबाई के अनुसार भार नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग BMI से नाप लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि आपका वास्टिंग और स्टंटिंग, इस हिसाब से ये दोनों तरीके जो निकल कर आते हैं, ये किसके हिसाब से हैं? BMI के अनुसार से है। एक एवरेज BMI जो है, तो जो माना जाता है 18.5 से कम BMI। यदि किसी बच्चे का BMI निकालते हैं इसी के लंबाई बटे भार बटे लंबाई करके निकालते हैं। ठीक है। तो इसको BMI कहते हैं। तो BMI यदि 18.5 से कम है तो उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, उस किशोरी को कुपोषित समझा जाएगा। ठीक है। तो BMI हो गया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है PEM। तीसरा तरीका क्या है? PEM। PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो प्रोटीन, P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक बच्चे को उसकी वृद्धि के लिए जितनी प्रोटीन और एनर्जी मिलनी चाहिए, यदि उसकी डिफिशियंसी या अधिकता है तो इस प्रकार के कुपोषण को हम लोग PEM के तहत मापते हैं। ठीक है। तो यदि ये ध्यान रखा जाए, इसमें दो चीज़ें हैं, प्रोटीन और एनर्जी। प्रोटीन तो हो गया जो ग्रोथ के लिए होगा, डेवलपमेंट के लिए होगा, और एनर्जी जो होगा तो बॉडी के संचालन के लिए होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 3 तरीके नज़र आते हैं जिनसे कुपोषण की माप की जाती है। क्लियर? ये अलग अलग से आपको पढ़ लेना है। ठीक है। पर अभी टॉपिक का डेविएशन हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इतनी की बात कर रहे हैं। आप भार के अनुसार बताएंगे, BMI को आप अलग से डिटेल से पढ़ सकते हैं और PEM को आप अलग से डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है। यदि हम लोग कुछ आंकड़ों की बात कर लें तो इन तीनों प्रकार के कुपोषण पूरे भारत में पाए जाते हैं। तीनों प्रकार से कुपोषण की माप भारत में की जाती है और भारत में कुपोषण के ये तीनों प्रकार व्याप्त हैं। प्रोटीन आधारित कुपोषण पर्याप्त है, एनर्जी आधारित कुपोषण भी पर्याप्त है, बॉडी मास आधारित पर्याप्त है कुपोषण। तो कुपोषण की इस माप के अनुसार पूरे भारत में कुपोषण मापा जाता है या उसका आकलन किया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक था हम लोग का कुपोषण के प्रकार। तीसरा टॉपिक क्या है? कुपोषण के प्रकार। कुपोषण के प्रकार देखिए, ये WHO ने भी स्पष्ट किया। 3 बातें हो गई थी वहाँ पे, वही हमको फिर से एक बार रिवाइज कर देना है। कुपोषण के 3 प्रकार हो सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से चाहे तो लिख सकते हैं। एक यदि बेसिक तरीके से देखा जाए तो 2 ही प्रकार होंगे यहाँ पे, पर उसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। एक होगा अंडर न्यूट्रिशन और एक होगा ओवर न्यूट्रिशन। मुख्य रूप से कुपोषण के 2 ही प्रकार होंगे। ठीक है ना। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होगा कि कुपोषित बच्चा कमी की या अल्पता के कारण कुपोषित है, और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होगा कि पोषक तत्वों की अधिकता के कारण कुपोषित है। क्लियर? तो इसको WHO ने 3 भागों में बांट के बताया, जैसा कि हमने अभी बताया। क्या क्या? एक हो गया अंडर न्यूट्रिशन, एक हो गया माइक्रो अंडर माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशनल माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, और तीसरा जो है वो किसके कारण? ओवर न्यूट्रिशन के कारण। क्लियर? तो इसको 3 भागों में आप बांट के लिख सकते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि जब पोषक तत्वों की कमी होती है,
तो जो कुपोषण होता है उसको हम लोग अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ज़्यादातर जो हीनताजन्य रोग होते हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, हीनताजन्य रोग। ठीक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, ये भी हीनताजन्य रोग में आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों, मुख्य रूप से खनिज तत्वों की कमी होती है। खनिज तत्वों में मिनरल्स है ना, और उदाहरण दे करके जैसे आयरन की कमी हो गई, जैसे आयोडीन की कमी हो गई, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, ये सारे शरीर में हमारी ज़रूरत होते हैं। इनकी कमी को हम लोग कहेंगे कि माल न्यूट्रिशन है। कैसा, माइक्रो न्यूट्रिएंट टाइप का। और ओवर न्यूट्रिशन का मुख्य रूप से संबंध हालांकि फैट्स है, लेकिन बहुत सारे तत्व और भी हो सकते हैं जो ज़्यादा हो। क्लियर, ये कुपोषण के प्रकार थे। ठीक, अगला कुपोषण के कारणों पर हमको चर्चा करना है कि कुपोषण के कारण कौन कौन से हैं। एमपीपीएससी के लिए 6 मार्कर या 5 मार्कर वाले क्वेश्चन और बड़े वाले क्वेश्चन जो 300 शब्द 15 अंक, या तो नए सिलेबस के हिसाब से 200 शब्द 11 अंक वाले प्रश्न हैं, उनके लिए वाला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कुपोषण के विभिन्न कारण देख लेते हैं, फिर प्रभाव देख लेते हैं फटाफट। तो कुपोषण के जो कारण हैं, तो कारणों को समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल से जानना पड़ेगा कि कुपोषण किन किन कारणों से हो सकता है, क्या क्या इसके आधार कारण हो सकते हैं। देखिए, कुपोषण के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो जड़ कारण है कुपोषण में, मतलब इसका जो जड़ कारण है, ज़्यादातर जो भारत में कुपोषण का जड़ कारण है, जो गरीब देशों में होता है, वो होती है गरीबी। क्या, गरीबी के कारण कुपोषण। गरीबी के कारण कुपोषण कैसे, गरीबी नहीं है, गरीबी है इसका मतलब अर्थ कमजोर है, पैसे नहीं है तो पोषक तत्वों की कमी होगी, पोषक तत्व नहीं ले पाएंगे, अर्थात जो हमारा संतुलित आहार है नहीं ले पाएंगे। और यदि संतुलित आहार नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, पोषक तत्व हमारे खाने में नहीं होंगे, और पोषक तत्व नहीं होंगे तो बच्चा, माँ सभी क्या होंगे, कुपोषित हो जाएंगे। तो इस प्रकार के कुपोषण को गरीबी आधारित कुपोषण भी याद कह सकते हैं। गरीबी आधारित कुपोषण, इस प्रकार गरीबी आधारित कुपोषण में ज़्यादातर कुपोषण क्या होता है, अल्पता आधारित या कमी आधारित, डिफिशियंसी आधारित ही होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें आप ये समझ सकते हैं संतुलित आहार नहीं मिला, भूखमरी हो जाती है गरीबी के कारण, खाना नहीं मिलता, और खाना नहीं मिलता तो भोजन पर्याप्त नहीं मिलता, और जब भोजन ही पर्याप्त नहीं मिलता तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, प्रोटीन नहीं मिल पाएगी, वसा नहीं मिल पाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगी, तो क्या होगा, गरीबी एक मूल कारण है। भारत जैसे गरीब देशों में, भारत जैसे गरीबी या विकासशील या जो अभी विकासशील की श्रेणी में भी नहीं है, विकसित देश जो हैं, उनके यहाँ गरीबी ही कुपोषण का मूल कारण है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग गरीबी या निर्धनता कह सकते हैं। क्या अमीरी भी कुपोषण का कारण हो सकता है? अमीरी कुपोषण का कारण हो सकती है, लेकिन कैसे, वहाँ पे डिफिशियंसी नहीं होगा, वहाँ पे एक्सेस होने की संभावना ज़्यादा होगी। एक्सेस होने की संभावना होगी मतलब वहाँ फैट ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा भोजन ग्रहण करने से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, तो वहाँ हो सकता है। जंक फूड खाने से बहुत सारे केमिकल शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो वहाँ भी हो सकता है। लेकिन भारत की जो मुख्य कुपोषण का कारण हो क्या है, गरीबी। एक कारण हो गया गरीबी। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है जो मैं समझता हूँ गरीबी का कारण है, अप्रत्यक्ष कारण कहलाएगा कुपोषण का, वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को भी आप लिख सकते हैं अप्रत्यक्ष कारण, बेरोजगारी के कारण ही गरीबी है, गरीबी के कारण ये सारा कुछ है। लेकिन हम लोग तीसरा कारण जो देखेंगे स्पष्ट रूप से, वो क्या है, महंगाई। ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। महंगाई हमें प्रतीत इसलिए होती है कि हम गरीब होते हैं। ठीक है, तो महंगाई के कारण क्या होता है, महंगाई के कारण ये होता है कि हम उपयुक्त भोजन नहीं खरीद पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, हम सस्ते भोजन से काम चलाते हैं। ठीक है, तो सस्ते भोजन से जब काम चलाएंगे तो निश्चित रूप से हमें पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जैसा इस समय मान लीजिए लॉकडाउन है, बहुत सारे मजदूर बिना खाए रह रहे हैं, बहुत सारे मजदूर पैदल यात्रा चलते हुए चल रहे हैं, उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। यदि उसी समय कोई नवजात बच्चा होगा तो सोचिए कि क्या उसको दूध मिल पाएगा, क्या उसको शुद्ध फल मिल पाएगा, क्या उसको सब्जी मिल पाएगी। ठीक है,
यदि उसकी माँ को ही नहीं मिल पाएंगे तो बच्चे में जो प्रोटीन का ट्रांसफ़र होगा, बच्चे में जो वसा का ट्रांसफ़र होगा, बच्चे में जो पोषक तत्वों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कैसे होगा? जब माँ में ही नहीं हो पाएंगे तो बच्चे में नहीं होगा, और यदि नहीं होगा तो क्या होगा? बच्चा कुपोषित हो जाएगा। क्लियर? तो महंगाई भी एक बड़ा कारण है। आगे, जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी भी कुपोषण का एक कारण है। जागरूकता नहीं है तो क्या है? जागरूकता नहीं है तो आप संतुलित आहार नहीं लेंगे, आप संतुलित आहार का मतलब नहीं समझेंगे। जब संतुलित आहार का मतलब नहीं समझेंगे तो अपनी डाइट नहीं तैयार कर पाएंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। जागरूकता की कमी के कारण ही बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी किशोरियां कुपोषित हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाओं को पोषक तत्व, उपयुक्त पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिससे उनके बच्चे कमज़ोर होते हैं। ठीक है? जो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं भारत में, उसका एक मुख्य कारण यह भी है। सब कुछ है, लेकिन कब हमें कितना लेना है, किस परिस्थिति में क्या खाना है, ये हमें यदि नहीं पता है तो भी हम कुपोषित हो सकते हैं। क्लियर? तो जागरूकता की कमी के कारण बहुत सारा पोषक तत्व रखा तो रहेगा, लेकिन हम खा नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि इसका क्या उपयोग है। ठीक है? तो एक कारण हो गया गरीबी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा महंगाई। ये लगभग तीनों एक ही जैसे कारण है। चौथा हो गया जागरूकता। पांचवा कारण क्या है कुपोषण का? पांचवा कारण है कुपोषण का, भारत या ऐसे कुछ देशों में भारत के समान स्वच्छता का अभाव। स्वच्छ भारत अभियान के पहले यदि भारत की स्थिति देखें तो स्वच्छता का अभाव रहा है, स्वच्छता की कमी रही है, और स्वच्छता की कमी के कारण बहुत सारा कुपोषण हमें देखने को मिलता है। स्वच्छता के कारण क्या होगा? यदि हमारा वातावरण अस्वच्छ है तो क्या होगा? प्रदूषण होगा। प्रदूषण होगा तो क्या होगा? भोजन हमारा दूषित हो जाएगा। तो जो स्वच्छ भोजन हमें करना चाहिए, पानी हमारा क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। तो भोजन, पानी हमारा दूषित हो गया। वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? भोजन को भी नष्ट करेंगे, हमारे शरीर को भी नष्ट करेंगे, जिसके कारण हमारा शरीर क्या हो जाएगा? हमारा मन क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, रोग हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, और हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो ये पांचवा कारण हो गया कि कुपोषण का स्वच्छता से सीधा संबंध है। ठीक है? छठवां कारण जो है वो खाद्य असुरक्षा, खाद्य सुरक्षा का ना होना। 2013 के बाद भारत में खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया और खाद्य फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा है कि सभी तक भोजन की पहुंच है कि नहीं है। कृषक यहाँ अनाज उपजाता है, FCI भारत का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको भंडारित करता है। तो इसको भंडारित करने के बाद PDS के माध्यम से कहाँ पहुँचाता है? पब्लिक तक पहुँचाता है, गरीब तक पहुँचाता है, समाज के अंतिम वर्ग तक पहुँचाता है। तो क्या फूड सिक्योरिटी नहीं है, यदि खाद्य सुरक्षा नहीं है, तो हम अपने समाज के, अपने देश के अंतिम जन तक, अंतिम वर्ग तक भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। और जब भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, सस्ते अनाज उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो इसी स्थिति को कहते हैं खाद्य सुरक्षा। हमारे पास क्या साल भर के खाने के लिए अनाज है या नहीं है, इसी स्थिति को कहा जाएगा खाद्य सुरक्षा। और खाद्य असुरक्षा के कारण बहुत सारे लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। यही कारण है कि वो क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है? अगला कारण क्या है? अगला कारण है यहीं पे नीतिगत समस्याएं। चलिए इसके पहले छठा सातवां कारण और ले लेते हैं। आपदाएं। आपदाएं भी, प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय आपदाएं और प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं जो हैं, इनके कारण भी क्या होती है? असुरक्षा बढ़ती है, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है इनके कारण। इनके कारण जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया, सूखा पड़ा तो भूखमरी आई, है ना, खाना नहीं मिला बहुत दिनों तक, और भूखमरी के कारण क्या होगा? कुपोषण आया। सूखा का उल्टा बाढ़, बाढ़ के कारण भी यही स्थिति निर्मित होगी, है ना। तो यदि बाढ़ आता है तो बाढ़ के कारण बहुत सारी फसल नष्ट हो जाती है, बहुत सारा तहस नहस हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण लोगों को खाना नहीं मिल पाता, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, वो भी कुपोषण की स्थिति है। ठीक है? मानवीय आपदाएं, बहुत सारे विध्वंस यदि हो जाए,
तहस नहस हो जाए। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा ही है हमारा कोविड-19 के कारण क्या हो रहा है, कोविड-19 के कारण बहुत सारी खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न हुआ है। लोग शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे गरीब भोजन नहीं कर पा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर भोजन नहीं कर पा रहे हैं, या जो भोजन कर पा रहे हैं वो पोषक युक्त नहीं है। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि कोविड-19 के समय जन्मे जो बच्चे होंगे और वो बच्चे मजदूर के होंगे, तो निश्चित रूप से उनकी पूरी संभावना है कि वो बच्चे कुपोषित पैदा होंगे या कुपोषित होंगे यदि उनकी केयर ठीक से नहीं की जा सकेगी। तो इन आपदाओं के काल में बहुत सारी भुखमरी और कुपोषण जन्म लेते हैं। ठीक है, मानव की अनियमित चर्या दिनचर्या अगला कारण है। मानव की अनियमित दिनचर्या भी, समय से ना सोना, जैसे नींद पूरी ना होना अपने आप में कुपोषण का कारण है। ज़्यादा नींद लेना ये भी कुपोषण का एक कारण हो सकता है, कुपोषण का कारण बन सकता है। ठीक है, ज़्यादा अल्कोहलिक होना ये भी हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, अनियमित जीवन शैली के कारण भी कुपोषण की स्थिति निर्मित हो सकती है। अगला कारण है नीतिगत समस्याएं। नीतिगत समस्याओं का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वो इतनी अच्छी नहीं है कि अंतिम व्यक्ति तक या हर व्यक्ति तक, सभी व्यक्तियों तक क्या पहुंच पाए, भोजन पहुंच पाए। ए बी सी क्लास, जो भी सारे क्लास हैं उन तक भोजन पहुंच पाए। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, तो इसका मकसद था कि हम अंतिम वर्ग तक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है या नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं, है ना, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी हैं वो सब क्या हैं, वो सब कहीं ना कहीं पोषण के लिए कार्य कर रहे हैं। ICDS के प्लान हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सब पोषण पहुंचाने, कुपोषण दूर करने की दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिसी के कारण सही हो पा रहे हैं। यदि पॉलिसी अच्छी नहीं है तो ये सब नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण कुपोषण की स्थिति निर्मित हो पाएगी। अगला है ये 8वां, अगला कुपोषण का कारण है, जैसे मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन की कमी होना, सूचना की कमी होना। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये बेनिफिशियरी को, बेनिफिट लेने वाले व्यक्ति को न पता हो, और इस व्यक्ति की क्या समस्या है ये गवर्नमेंट को ना पता हो। तो जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रख दिया गया बीच में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या कर रही है, इस लाभार्थी की, इस व्यक्ति की जो समस्या उसको गवर्नमेंट तक पहुंचा रही है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको पब्लिक तक पहुंचा रही है। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन चैन का व्यवस्थित ना होना भी कुपोषण का एक कारण हो सकता है। ठीक है, ये था कुपोषण के कारण। अब हम लोग समझ लेते हैं कुपोषण के विभिन्न आयु वर्ग में प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है कुपोषण का। तो अगला टॉपिक है हम लोग का कुपोषण का प्रभाव। ठीक है, बहुत संक्षिप्त में इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग अच्छे से सोच समझ करके भी निकाल सकते हैं, अपने आप भी निकाल सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। तो कुपोषण का प्रभाव अब सब समझ लीजिए। एक कहानी के तौर पर मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ लिंक करके। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। जैसे देखिए, शुरू कहीं से भी कर लीजिए, चैन हमारी पहुँच जाएगी वहाँ तक। जैसे मान लेते हैं एक बालिका जन्मी, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी, गर्ल बेबी, ठीक है ना, बालिका जन्मी। अब इस बालिका को जन्म के समय गाढ़ा पीला दूध नहीं मिलता। गाढ़ा पीला दूध नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसकी माँ कुपोषित थी। माँ कुपोषित थी तो क्या हुआ, माँ के कुपोषित होने के कारण बच्ची को सही न्यूट्रिशन जो 6 माह तक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। न्यूट्रिशन सही नहीं मिल पाता तो ये बच्ची क्या हो जाएगी, ये बच्ची यहीं से कुपोषित हो जाएगी। अब जैसे ये बच्ची कुपोषित हुई तो इसका जो किशोरापन आएगा, ये एक तो शारीरिक रूप से कमज़ोर होगी, दूसरा मानसिक रूप से भी कमज़ोर होगी। ठीक है, शारीरिक मानसिक रूप से किशोरी कमज़ोर होगी, जिसका परिणाम क्या होगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर होगी तो इसकी जो शिक्षा दीक्षा है, मन नहीं लगेगा। मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगी। ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगी तो इसका एक जो पक्ष है रोजगार वाला, वो भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। रोजगार इसको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, या उतना अच्छा रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो ये क्या करेगी, ये मजदूरी करेगी। तो हमारा जो मानव संसाधन है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका व्यक्तिगत जीवन क्या है, माँ बनने की क्षमता जो इसमें वो क्या होगी, माँ बनने की क्षमता कम हो जाएगी। तो जो माँ बनने की इसकी क्षमता कम प्रभावित होगी,
तो इसकी जो जब ये माँ बनेगी तो इसका जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, स्वस्थ नहीं होगा। अब इसका जो बच्चा होगा वो भी कैसा जन्मा, इसी के जैसा होगा। तो एक जो चैन है वो इस प्रकार से बन जाती है कि कुपोषित माँ के कुपोषित बच्चे और उनके बच्चे कुपोषित, फिर इस प्रकार से कुपोषण का जो चक्र होता है वो पूरे मानव संसाधन को, ह्यूमन रिसोर्स को बर्बाद कर देता है। तो बच्चों में कुपोषण के प्रभाव कुछ और हैं, कुपोषण के प्रभाव कुछ और हैं, किशोरों किशोरियों में कुपोषण के प्रभाव कुछ और हैं, है ना। तो जैसे बच्चों में जो कुपोषण के प्रभाव है क्या है, दिव्यांगता आ गई, विकलांगता, रोग पकड़ लिए, ठीक ही नहीं हो रहा है, इम्यून सिस्टम क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया, और जब प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया तो उनको क्या हो रहा है, बार बार रोग हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ क्या हो गया, जैसे वो बच्चे बनते हैं, बड़े बनते हैं तो क्या करते हैं, उनको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, एकाग्र मन नहीं हो पाता, एकाग्रता नहीं आ पाती। जैसे वो किशोर होते हैं तो क्या करते हैं, किशोरावस्था में उनका जो IQ होना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता है, वो सामाजिक नहीं हो पाते हैं, समाज से कट जाते हैं, और जब समाज से कट जाते हैं तो उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाता। जैसे ये युवा होते हैं तो क्या होता है, युवा होते हैं तो इनकी शारीरिक दक्षता और मानसिक दक्षता इतनी नहीं हो पाती, और इधर IQ और पढ़ने में मन न लगने के कारण इनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाती, और जब शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाती तो क्या होता है, ये जो मानव संसाधन था ये मजदूरी कर करके अपना जीवन जिएगा। तो एक मानव संसाधन जो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता था, एक व्यक्ति जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके IAS बन सकता था, IPS बन सकता था, बड़े पद पर जा सकता था, अच्छा काम कर सकता था, मेंटल वर्क कर सकता था, वो क्या, वो मजदूर बन के रह गया। ये किसका प्रभाव है, ये कुपोषण का प्रभाव है। इसीलिए कुपोषण को दूर करना सरकार भी आवश्यक समझती है और निजी स्तर पर व्यक्तियों को भी समझना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा यही है कि जो कुपोषण है उसका निवारण कैसे करें, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, कुपोषण का निवारण कैसे किया जाए, या कुपोषण से निपटने के जो उपाय हैं वो कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखते ये हैं कि कुपोषण के निवारण के कौन कौन से प्रयास हम लोग को करना है। तो कुपोषण का निवारण के प्रयास को हम लोग दो खंडों में बांट लेते हैं। एक खंड जो निजी स्तर पर किया जाना है, निजी प्रयास निजी स्तर पर, और एक खंड वो जिसमें सरकारी स्तर पर या सार्वजनिक स्तर पर किया जाना है। इसी के एक खंड में हम लोग ये पढ़ लेंगे कि सार्वजनिक मतलब सबके द्वारा सामूहिक रूप से कुछ NGO हैं वो सब कर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य कर मतलब आपका समाज सेवी हैं वो कुछ कर रहे हैं, वो सब देख लेंगे। लेकिन इसमें एक खंड ये हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, सरकार की नीतियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले अपन सार्वजनिक पढ़ लेते हैं, तो निजी के साथ कुछ सार्वजनिक, फिर सरकारी नीतियाँ, ऐसे करते हैं। तो निजी स्तर पर घरेलू प्रयास क्या किए जा सकते हैं, कुपोषण को रोकने के लिए निजी स्तर पर कुछ घरेलू प्रयास किए जा सकते हैं। और वो घरेलू प्रयास क्या हो सकते हैं, वो घरेलू प्रयास जैसे हम जागरूक रहें, जागरूकता फैलाएंगे सार्वजनिक लोग, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें, और जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, जागरूक रहें स्वच्छता के प्रति, जागरूक रहें हर आयु के बच्चों को, हर आयु के उम्र के बच्चों को उतना पोषण देने के प्रति जागरूक रहें, कि गर्भवती माँ के स्वास्थ्य के प्रति, पोषण के प्रति। तो जागरूकता। दूसरा क्या है, दूसरा है जैसा हमने कहा गर्भवती महिलाओं की समुचित देखभाल, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और उसके अनुसार से उनका पोषण। तीसरा हमारा क्या है, स्वच्छता बनाए रखना, परिवेश को स्वच्छ बनाए रखना। चौथा क्या है, हमारा संतुलित जीवन या मतलब जीवनचर्या, संतुलित जीवनचर्या, ये हम जिएंगे, ये सरकार कुछ नहीं करेगी इस पर। स्वच्छता हमें बनाना है, गर्भवती महिलाओं की अपनी देखरेख हमें करना है, इसमें सरकार भी कदम उठा रही है, उठाई है, करती है। जागरूक हमें रहना है, ठीक है। और हमें भरपूर नींद लेना है, मतलब भरपूर नींद का मतलब जितनी ज़रूरत के अनुसार से नींद है वो लेना है,
ठीक है। कोई ऐसा पोषक तत्व नहीं ग्रहण करना है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह, तो इसको हम लोग जागरूकता सतर्कता में रख लेंगे। कि घरेलू स्तर पर निजी व्यक्तियों को ये प्रयास करना है कुपोषण के लिए, हर एक फैक्टर रोकने पर आप कुपोषण रोकते हैं। जैसे जागरूकता, यदि आपने जागरूक हैं या तो आप क्या करेंगे, आप अपने पोषण के प्रति सचेत रहेंगे, आप अपने पोषण के प्रति सतर्क रहेंगे, और ये सतर्कता आपको कुपोषण से बचाएगी। ये हो गया। सार्वजनिक स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सार्वजनिक स्तर पर निजी स्वास्थ्य संगठनों द्वारा, NGO द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा क्या किया जा सकता है? जागरूकता का विस्तार किया जा सकता है। जागरूकता का विस्तार किया जाए, जागरूकता के विस्तार के दौरान लोगों को बताया जाए कि कितना पोषण खाना है, कितना किस प्रकार का आहार लेना है ना, ये सारी बातें बताई जाएं। ठीक, मतलब जन जागरूकता फैलाया जाए। दूसरा, ऐसे पोषक तत्वों के उपलब्धता पर जोर दिया जाए जो प्रायः भोजन में नहीं हो पाती। उन पोषक तत्वों का उत्पादन किया जाए, उनका विपणन किया जाए। ठीक है, जैसे सब्जी हो गई, हरी सब्जी हो गई, प्रोटीन की कमी है जिन क्षेत्रों में वहाँ प्रोटीन पहुँचाना, प्रोटीन का विपणन करना, प्रोटीन पाउडर बेचना, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि गरीबी निवारण का प्रयास किया जाए। ये निजी स्तर पर भी हो सकता है कि हर व्यक्ति ये सोचे कि उसको गरीब नहीं रहना है। सरकारी स्तर पर भी हो सकता है गरीबी निवारण का प्रयास किया जाए। ठीक है। चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है जनसंख्या का नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, है ना। फैमिली प्लानिंग लाई जाए, परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या कंट्रोल किया जाए। ये व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है, राज्य की भी जिम्मेदारी है। ठीक है। समाजवादी राज्य में राज्यों की भी जिम्मेदारी उतनी ही है। यदि आप उदारवादी राज्य होते, पूंजीवादी राज्य होते, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जनसंख्या नियंत्रित करें। ठीक है। इसके अलावा क्या है? उचित खाद्यान्नों का वितरण किया जाए, जैसे राशन की दुकानों पर मोटे अनाज बेचे जा रहे हैं, मोटे अनाज के साथ साथ दाल दी जाए, शक्कर दिया जाए, चीनी वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, नमक दिया जाता है, आयोडीन दिया जाता है, तो वो सब क्या है? उचित खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है। और ऐसे स्वयंसेवियों की पहचान की जाए जो कुपोषण निवारण में या स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको समाज में भेजा जाए। ये सेक्शन आपका, ये जो पार्ट है जो हमने चर्चा किया, वो जनसंख्या को कुपोषण को कंट्रोल करने के लिए जो सरकारों को करना है, जो व्यक्तियों को करना है या सरकारों को करना है या स्वयंसेवी संगठनों को या NGOs को करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को करना है या स्वास्थ्य कर्मियों को करना है, वो था। ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला एक टॉपिक ये वाला जो बचा है, इसको वीडियो के दूसरे सेक्शन में देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी नीतियों का जो सेक्शन है वो हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम लोग दो तरह की बातें देखेंगे, एक सरकारी नीतियां जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हों, और एक सरकारी नीतियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे मान लीजिए MDM, मुख्य रूप से हमें डिस्कस करना है MDM के बारे में, ICDS के बारे में, ठीक है ना, सबला योजना के बारे में। ऐसी योजनाओं के बारे में हम लोग अगले सेक्शन में या अगले भाग में डिस्कस करते हैं। तो कंप्लीट टॉपिक होने के लिए आपको वो वाला वीडियो भी देखना होगा। ठीक है, तब आप समझ पाएंगे पूरा जो आपका सिलेबस है उसके हर बिंदु को अच्छे से। इतने के लिए आप बढ़िया व्यवस्थित तरीके से इसकी नोट्स बना लें और कॉपी में हर तरीके से सारे जो फैक्ट हैं, सारी जो समझ है वो डेवलप कर लें, और साथ ही जहां आपको समस्या होती है वो हमें बताएं वीडियो में कमेंट करके, तो मैं उसको अगले वीडियो में या कमेंट के माध्यम से ही उससे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं और लाइक करें। हर उस व्यक्ति की मदद करें जहां उसकी ज़रूरत है। शेष धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।